हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज़ में 2018 का जो मेन एग्ज़ाम हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर आप ध्यान दोगे तो 2021 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, 2020 का जो पेपर हुआ था वो हमने डिस्कस कर लिया था। और 2020 तक का जो पेपर हो रहा था वो 120 मार्क का, मतलब 120 क्वेश्चंस पूछे जाते थे आपके, ठीक है। लेकिन 2019 से लेकर के 2017 तक जो आपके पेपर हुआ है उसमें आपके 100 जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए थे। 2018 में आपके 2 एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, और किसी कारणवश जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो उसमें हमने एक जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका क्या हुआ था, तो मेनली री एग्ज़ाम हुआ था और एक आपका मेन एग्ज़ाम हुआ था। तो री एग्ज़ाम को जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम जो है मेन जो एग्ज़ाम हुआ था उसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो जो मेन एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन से टॉपिक्स कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे अपन बात करें तो जो चरक संहिता है उससे लगभग 16 क्वेश्चन पूछा गया था। सुश्रुत संहिता के विषय में बात करें तो सुश्रुत संहिता से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। अष्टांग हृदय से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अदर की कैटेगरी में वो जो सब्जेक्ट वाइज 69 क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, ठीक है। भाव प्रकाश से आपके 1 क्वेश्चन आया था और आपका जो भेषज रत्नावली है उससे 1 क्वेश्चन था। इस प्रकार से टोटल 100 जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। तो ये अपन लोगों ने इसको भी देख लिया कि जो नंबर वाइज कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन अपन सब्जेक्ट के ऊपर जो आपके मेन क्वेश्चंस के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो पेपर डिस्कशन जो सीरीज है उसको, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका बोला गया है, दयाति अग्नि वादौ तु भिन्नतो ऊर्ध्वा माशु च। यह जो है किस विष का लक्षण है। तो यहाँ पे बोला गया है अग्नि के समान दह होता है। तो जब बिच्छू काट जाता है तो क्या है, बिच्छू के काटने पर जो है इस प्रकार का मेनली दह होता है, ये तो आप सबको पता है। तो क्या हुआ इसका आंसर, वृश्चिक विष का लक्षण है ये अग्नि के समान दह होना, ठीक है। तो ये जो है आपका बिच्छू के समान, मतलब जो आपका बिच्छू के काटने पर जो है अग्नि के समान दाह होता है, ठीक है। ये जो है आपको जो चरक चिकित्सा 23 का 150 नंबर का जो कोटेशन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ऊपर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि चरक संहिता मतानुसार संज्ञा स्थापन कर्म किस विष वेग में निर्दिष्ट है। तो देखो जो संज्ञा स्थापन जो है यानी कि मनुष्य के जो संज्ञा है उसके स्थापन करना, इसका जो वर्णन है उन्होंने 6 जो विष वेग है उसके अंतर्गत वर्णित किया है। तो मैं एक बार आप लोगों को जो है वेगानुसार जो चिकित्सा है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चरक और सुश्रुत दोनों का जो है अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है दह कर्म के विषय में बोला है, ठीक है। जो प्रथम वेग है उसमें तो उसको क्या है वमन करके या फिर जो है उसे वॉश आउट करा दो। पहले तो क्या है चरक ने दह कर्म के विषय में बताया है। तो दूसरों में जो दूसरा वेग है उसमें उन्होंने ये बोल दिया है कि थोड़ा सा अंदर जा सकता है, इस वजह से विरेचन जो है वो उन्होंने इंडिकेट कर दिए हैं। तीसरे में वो बोलते हैं कि अगध पान कराना है, जो क्षार अगध है उसका पान कराना है। फिर फोर्थ जो वेग होता है उसमें उन्होंने गोमय रस का प्रयोग, साथ ही साथ जो कपित्त होता है उसके प्रयोग करने के विषय में उन्होंने बताया है। फिर बात करते हैं फिफ्थ वेग के अंतर्गत उन्होंने क्या है काकांड और शीरिष का प्रयोग करने के विषय में उन्होंने बताया है। 6 जो विष वेग है उसके अंतर्गत उन्होंने क्या है संज्ञा स्थापन जो औषधि है उसका प्रयोग करने के विषय में बताया है। 7वें विष वेग में उन्होंने बताया है कि जो पेशेंट है उसको स्थावर एवं जांगम जो विष है वो हम दे सकते हैं और जो काक पद के आकृति का जो है चीरा है वो लगाना है। फिर बात करते हैं अष्टम वेग में। तो अष्टम वेग में मेनली जो है मोर पित्त वग्र है उसका अपन प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अष्टम में उन्होंने मोर पित्त का जो है प्रयोग करने के विषय में इंडिकेट किया है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है। तो ये था आपका चरक का। फिर बात करते हैं सुश्रुत के विषय में। तो सुश्रुत ने भी जो प्रथम वेग है उसमें क्या है वमन कराने के विषय में उन्होंने बोले हैं और क्या है जो मधु घृत है उसके अगत पान के विषय में बताया है। फिर जो दूसरा विष वेग है उसमें उन्होंने क्या है वमन के साथ साथ विरेचन को भी इंडिकेट कर दिया है। जो तीसरा विष वेग होता है उसमें उन्होंने
विशेष रूप से क्या है, अगत्पान भी बोले हैं और अंजन भी उन्होंने बोले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन जो है पुटअप हो चुका है 2020 का जो पेपर अपन सॉल्व कर रहे थे उसमें। तो उस दौरान क्या पूछा गया था कि अंजन किस विषवेग की चिकित्सा है। तो अंजन में भी तीन दिख रहा है, अगत्मान में भी तीन दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, मेनली जो है आपका तृतीय विषवेग की चिकित्सा है। तो जो चरक है उनका अगत्पान तीसरे विषवेग की चिकित्सा में आता है, जबकि सुश्रुत का अंजन और नस्य जो है वो तृतीय विषवेग की चिकित्सा के अंतर्गत आता है। चौथे में इन्होंने बोल दिया है कि स्नेह से मिश्रित जो अगत्पान है वो कराओ करके। पांचवें विषवेग में जो है मेनली सुश्रुत ने क्या है मुलेठी के क्वाथ के साथ में प्रयोग करने के विषय में बताया है। छठवां जो विषवेग होता है उसमें इन्होंने क्या है अतिसार की चिकित्सा करने के विषय में बताया है। सातवें में उन्होंने क्या है काकपत का चीरा बताया है। आठवें के विषय में जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने क्या है एक्सप्लेन नहीं किया है। तो यहाँ पे अपन आचार्य जो चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार जो है चिकित्सा को अपन लोगों ने विषवेग में देख लिया है। तो आपका क्वेश्चन किससे आया था, मेनली छठवें के जो विषवेग है उससे मेनली आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि संज्ञा स्थापन जो कर्म होता है वो कब कराया जाता है आचार्य चरक अनुसार, ठीक है। तो संज्ञा स्थापन जो कर्म है वो कहा छठवें जो विषवेग है उसकी चिकित्सा है, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज विष ग्रहण द्वारा कौन सा धातु या दोष सर्वप्रथम दूषित होता है। तो देखो कई जो बच्चे हैं उन्होंने ये क्वेश्चन को ऐसा है कि दोष समझ करके मेनली ऐसा है कि जो रक्त है उसको टिक किया था, बट यहाँ पे अपने को क्या है आचार्य सुश्रुत ने दोष माना है, ठीक है। लेकिन आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है धातु के अंतर्गत वर्णन किया, मतलब जो आपका धातु है उसके अंतर्गत मेनली इसका वर्णन है। तो अपने को ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो आपका क्या है जो आपका धातु भी हो और दोष भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है विष ग्रहण करने के दौरान कौन सा धातु या जो दोष है वो सर्वप्रथम दूषित होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रक्त जो है वो मेनली आपका आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है आचार्य चरक अनुसार कुलज विकार होते हैं। तो कुलज विकार क्या होता है, तो जो बाय बर्थ डिफेक्ट होता है जिनको क्या है अनुवांशिक व्याधियां मान सकते हैं। तो जो जितने भी जेनेटिक जो आपकी व्याधियां होती है वो आपके क्या है कुलज विकार के अंतर्गत आते हैं, जिनका आज भी अपन चिकित्सा नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस टाइम भी नहीं कर सकते थे उनको, वो क्या थे आपके असाध्य व्याधि के अंतर्गत आते थे, जिसके अंतर्गत जो अर्श भी है उसको भी माना गया है, जो कुष्ठ वगैरह है उसको भी बाय बर्थ माना गया है। डिफेक्टिव है पेशेंट, जैसे कि प्रमेह का जो पेशेंट है वो बाय बर्थ है, तो वो जो है किस तरीके से फॉल किया गया है असाध्य के अंतर्गत, ठीक है। तो कुलज व्याधि जो होता है वो असाध्य होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि उष्ण जल निम्न में से किस व्याधि की चिकित्सा है। तो अगर आपको क्या है जो आंसर है वो अगर नहीं भी पता हो ना, ठीक है, तो भी आप जो है इसका आंसर पिक कर सकते हो। जैसे कि आपका जो पीनस है प्रतिश्याय है उसमें अपन क्या है गर्म पानी जो है इंडिकेट करते हैं। जैसे कि कोविड-19 के अंतर्गत आपने कितना सुना था कि लूक होम वाटर जो है वो मेनली पीना है ऐसा करके, तो वो क्या था आपका पीनस, ठीक है। तो जितने भी आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उसमें अनुपान के रूप में अपन जो है उष्ण जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर अगर नहीं भी पता था तो भी आप यहाँ पे जो है जो पिकअप है कर सकते थे, ठीक है, पीनस को। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि तृष्णा है तो तृष्णा में तो अपन जो उष्ण जल है उसका पान नहीं करा सकते, उसमें क्या होता है शीतल जल पान कराते हैं, ठीक है। तो पहला आंसर यहाँ पे आपका कैंसिल होता है। फिर मदात्य जो है, मदात्य का कंडीशन कैसा होता है, तो मदात्य में आपका रक्त और पित्त दोष जो है वो बड़ा होता है, तो उसमें भी अपन उष्ण जल कदापि नहीं दे सकते हैं, ठीक है, उसमें भी शीतल जल पान दिया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। और जो रक्तज दोष है, तो रक्तज दोष में क्या है होता है उष्णता रहती है, तो उसमें भी अपन उष्ण जल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपका आंसर क्या है जो पीनस है वो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वायु डैश शर्वा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो चरक चिकित्सा से आपका पूछा गया है, तो उसमें आपको डायरेक्ट जो है देखने को मिल जाएगा कि वायु विश्व विदम सर्वा। तो वहाँ पे आपका जो है डायरेक्ट आपका लाइनिंग आता है कि वायु जो है वो क्या होता है विश्व होता है ऐसा करके। तो मतलब जो है वायु की श्रेष्ठता बताते हुए वहाँ पे लिखा गया है कि वायु ही विश्व है करके। तो विश्वमिदम ये जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स करके यहाँ पे दे दिया गया था, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है।
तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये हमने कई बार जो है पढ़ चुके हैं कि वायु ही सर्वस्व है करके, है ना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है कि खुड्डास चतुष्पाद अध्याय चरक संहिता के किस चतुष्क में सम्मिलित है। तो चतुष्क कितने हैं आपके साथ हैं, ठीक है, BSNL करिया, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो, या इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो भेषनी करो योजना, ठीक है। तो भेषनी करो योजना ऐसा करके, अन्नपान की ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। तो भी से आपका भेषज चतुष्क, स से आपका स्वास्थ्य चतुष्क, एन से निर्देश चतुष्क, के से कल्पना चतुष्क, आपका आर से क्या है जो रोग चतुष्क है वो हो जाएगा, वाय से योजना चतुष्क और ए से अन्नपान चतुष्क। तो ये आपके सप्त चतुष्क हैं। तो ये जो है आपके 7 चतुष्क में आपके क्या है, जो आपके सूत्री स्थान के 28 जो चैप्टर्स हैं वो आपके बटे हुए हैं। तो पहला जो चतुष्क है भेषज चतुष्क है, उसमें 1 to 4 आपका जो चैप्टर है वो आते हैं। उसके बाद में आपका जो स्वास्थ्य चतुष्क है उसमें 5 to 8 जो चैप्टर है वो फॉल करते हैं। निर्देश जो चतुष्क है उसमें 9 to 12 जो चैप्टर हैं वो फॉल करते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, आपके खुड्डाक चतुष्पाद से पूछा गया है। खुड्डास चतुष्पाद सूत्र स्थान का कौन सा अध्याय है, तो 9th जो आपका अध्याय है वो हमें लिए। तो खुड्डाक चतुष्पाद में क्या बताया गया है, शॉर्ट फॉर्म में जो आपके गुण हैं जो व्याधि या चिकित्सा से रिलेटेड उसे बताया गया है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम आपको पता है, ठीक है। तो कौन से चतुष्क में फॉल करेगा, वो आपका 9th नंबर का जो चैप्टर है वो निर्देश चतुष्क में यहाँ पे आपका फॉल करेगा, ठीक है। तो देखो एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन जिनको संहिता का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कौन से चैप्टर कहाँ फॉल करते हैं वो जो है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी जिनको नॉलेज है वो आसानी से इसे क्वेश्चन को जो है पुट अप कर सकते हैं, इसके आंसर को, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया हेतोर हेतो अवर्तनम, यह किस संदर्भ में कहा गया है। तो इन्होंने क्या है स्वभाव व परमवाद को मेनली एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज स्वभाव परमवाद, तो स्वभाव परमवाद मतलब क्या होता है, नाश में कोई कारण नहीं होता, उसको बोला जाता है स्वभाव परमवाद। स्वभाव परमवाद को क्या बोला गया है, कारण निरपेक्ष विनाश, यानी कि जो भी चीज है जो क्या है उत्पन्न हुई है वो एक न एक दिन क्या है नाश को तो प्राप्त होगी ही होगी। तो जो कारण निरपेक्ष विनाश होता है उसी को ही क्या है स्वभाव परमवाद बोला जाता है। तो हेतुर हेतुर वर्तनम, यह जो है आपका लाइन मेनली पूछा जाता है, ठीक है, आता है ये जो लाइन है स्वभाव परमवाद की। तो हेतु में क्या है कोई भी कारण नहीं होता है, वो स्वभाव से ही क्या है क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है आपका चरक का संदर्भ है, ये स्वभाव परमवाद के लिए मेनली जो है इसको बोला गया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला गया है कि निम्न में से कौन सा स्मृति का कारण नहीं है। तो देखो स्मृति का कारण और प्रत्यक्ष में बाधक कारण, इनसे जो क्वेश्चन है वो कई बार आपके रिपीट हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या है क्या पूछा है क्वेश्चन में कि स्मृति का कारण नहीं है करके पूछा है। तो हम जो है बार बार अभ्यास करते हैं तो उसमें क्या है आपकी स्मृति रहती है, यानी कि बार बार अभ्यास करने की वजह से आपको चीज़ें याद रहती हैं, तो इसमें क्या है स्मृति रहती है। फिर उसके बाद में आपका अगला बोला गया है, जैसे कि आपका यहाँ पे बोला गया है सादृश्यते, सादृश्यते मतलब समान जैसे कि चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें याद हो जाती है, जैसे कोई टीचर है, ठीक है, अचानक से अपन मार्केट वगैरह में कहीं घूम रहे हैं और देख लिए तो उनके जैसे जो हूबहू शक्ल वाले, ठीक है, तो उनका याद आ जाता है, तो क्या है सादृश्यते, वो भी क्या आपको उसमें भी आपकी स्मृति विद्यमान रहती है। फिर आपका बोला गया है सत्व अनुबंध, तो आपका मन जो है किसी भी चीज़ में, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका अभी जो मन है वो इस पेपर को सॉल्व करने में लग नहीं रहा है, ठीक है, तो आप उतनी से सारी चीज़ें जो है नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपका जो मन है वो कहीं और है। तो उस तरीके से आपको जो है स्मृति का जो है वो ज्ञान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है 3rd नंबर का, आवरण जो होते हैं वो क्या है प्रत्यक्ष में बाधक कारण होता है, वो स्मृति का कारण नहीं होता है वो यहाँ पे, ठीक है। तो जो 3रा नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका ठीक होगा, पुटअप हो गया यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने नहीं पूछा है इस वजह से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि डैश मधुषु श्रेष्ठम नेत्र आमय हरम लघु। तो हम तो ये तो जानते हैं कि चरक ने 4 प्रकार के और सुश्रुत ने 8 प्रकार के जो मधु हैं वो एक्सप्लेन किए हैं।
तो दोनों के अनुसार हमने देखा है, तो जो सबसे श्रेष्ठ मधु है वो कौन सा है, तो माक्षिक जो मधु है उसे बताया गया है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे कोटेशन आया है आपका, जो आपका मधु श्रेष्ठ नेत्र आमय हरम, तो ये कोटेशन भी नहीं आता, तो आप श्रेष्ठ से ही समझ सकते हो जो श्रेष्ठ जो मधु है वो किसे बताया है, दोनों ने, तो माक्षिक को मेनली बताया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, माक्षिक मधु जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है कि जटामांसी को भाव प्रकाश निघट्टू में किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। तो लगभग जो ये जो कर्पूर आदि गण है ना, उसमें आपके जो स्मेली एलिमेंट्स हैं जिसमें से आपका स्मेल आती है, जैसे कि कर्पूर हो गया, तो क्या है जो जटामांसी है वो भी क्या है इसी के अंतर्गत आपका फॉल होता है। ठीक है, कर्पूर आदि गण के अंतर्गत, कर्पूर आदि वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि एक बालक जिसका वजन कम है और पढ़ाई की चिंता रहती है, उसके लिए निम्न में से कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है। तो देखो वजन कम है तो उसको अपने को बढ़ाना है, तो यहाँ पे आप देखो हरिद्रा जो है वो तो आपका जो है वजन को बढ़ा सकती है, नहीं बढ़ा सकती है, ये एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, तो ये जो आपका हरिद्रा वाला ऑप्शन है वो तो आपका गलत हो गया। हरितकी तो मेनली जो है विरेचन के लिए प्रयोग किया जाता है, मेध्य कर्म करता है हमें पता है, पर मेनली विरेचन की वजह से तो वजन कम है। ठीक है, तो बढ़ाएगा तो नहीं, तो ये भी आपका हरितकी भी जो ऑप्शन है वो भी आपका कैंसिल हो गया। वचा जो है वो मेनली आपका मेध्य स्मृति के लिए तो बेस्ट है। ठीक है, लेकिन इसका मेनली प्रयोग जो है वाणी के लिए किया जाता है, तो इसका भी कोई जो है आपका वजन से रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। लेकिन हाँ, जो आपका अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा जो होता है वो मेनली क्या कर सकता है, जो वेट है उसको इंक्रीज कर सकता है, तो यहाँ पे जो आंसर जो है वो आपका अश्वगंधा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैदो निघट्टू में आपका देखो ये जो है लिखा हुआ है कि अश्वगंधा कषाय उष्णा तिक्ता वृषा रसायनी बल पुष्टि प्रदाहंती कफ काश अनिल व्रणा। और पढ़ाई की चिंता रहती है, यहाँ पे बोला गया है, तो क्योंकि अश्वगंधा वात शामक माना जाता है, इस वजह से जो स्ट्रेस है उसके ऊपर भी अच्छा से काम करेगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इस ऑप्शन में आपका जो है जो आपका जाता है वो आता है आपका अश्वगंधा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है त्रिवित का वानस्पतिक नाम क्या है। तो व्हाट इज त्रिवित, तो त्रिवित अपर किलोना जो आपका टर्पेंथम है वो क्या आपका त्रिवित है, तो आपका जो निशोथ जो है आपका वो क्या कहलाता है, आपका त्रिवित कहलाता है, अपर किलोना टर्पेंथम। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है ल्यूकोटाइन एंटागोनिस्ट आर द मेनली यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। तो ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं, ये जो होता है एलर्जी के अंतर्गत हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में क्या है रिलीज होते हैं, और मेनली मास्ट सेल से इनका क्या है रिलेशन होता है। तो जिनको थोड़ा सा भी एलर्जी के कारण होने वाला रोग पता हो तो ये पूछा जाता है मेनली कि इसका जो मैनेजमेंट है वो हम किस में करते हैं। तो जैसे कि आपका सिट्रिजिन वगैरह जो ड्रग होता है वो इसके अंतर्गत काम करने वाली होती है, तो ये जो है वो किसके मैनेजमेंट में यूजफुल होते हैं। तो ऐसी डिसीज जो मेनली एलर्जी के कारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है एडिमा जो है एलर्जी के कारण नहीं होती है, जो कार्डियक जो डिसीज होती है वो भी एलर्जी के कारण नहीं होती है, जो आपका पेप्टिक अल्सर भी होता है वो भी आपका एलर्जी के कारण नहीं होता है, लेकिन जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है वो मेनली एलर्जी के कारण होता है। आपने देखा भी होगा जो पेशेंट है उसको, ठीक है, एलर्जी होता है ब्रोंकियल अस्थमा के, तो ये जो है आपका ब्रोंकियल अस्थमा, ये जो आंसर है वो इसके अंतर्गत फॉल करेगा इसका आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सर्वरस प्रत्ययनिक भूता, तो इसका अर्थ होता है सभी रसों के जो अपोजिट है। प्रत्ययनिक का अर्थ क्या होता है, विपरीत होना, अपोजिट होना। सभी रसों के अपोजिट अपन इसे कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे कि खाने में उसमें क्या है नमक नहीं डाला ना तब तक खाने का जो है स्वाद नहीं आता है, और जैसे ही नमक डलता है खाने में तो सारे जो टेस्ट हैं वो एक साथ आने लग जाता है, क्योंकि जो नमक ऐसा होता है जो सभी रसों को अलग तरीके से ट्रीट करता है, उनके अपोजिट होता है। ये जो संज्ञा है वो मेनली आपको नमक को दी गई है, लवण को दी गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में लवण के बारे में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि पित्त शामक रस कसाय तिक्त एवं मधुर यदि गुण डैश गुण आधिक्य युक्त हो तो पित्त शमन करने में असमर्थ होगा। तो अपन ये जानते हैं कि पित्त शमन करने में असमर्थ कौन सी चीज असमर्थ होगी। ये सिद्धांत हमें पता है ना कि सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम। तो उससे मिलता जुलता जो भी चीज होगी वो पित्त का शमन नहीं करेगी, मतलब उसके क्या है, वृद्धि करेगी। मतलब जो पित्त से मिलता जुलता जो आपका ऑप्शन है, पित्त के गुणों से मिलता जुलता जो ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पे चूज करना है। तो पित्त के गुण हम लोग जानते हैं कि पित्तम स स्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रव्यम। पित्तम स स्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्त्रम सरम तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। तो ये गुण मिल जाए तो चाहे पित्त शामक रस भी दे दो तो वो क्या कर देगा, मेनली पित्त को इंक्रीज कर देगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपका तीक्ष्ण उष्ण लघु ये गुण जो है मेनली यहाँ पे आपका फॉल कर रहा है। तो पहले ऑप्शन में यहाँ पे आपका रुक्ष दे दिएगा तो ये कट हो गया, सी ऑप्शन में आपका विशद दे दिया गया ये तो ये भी कट हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन में भी आपका विशद दे दिया गया है तो ये भी आपका कट हो गया। तो आपका जो आंसर जाएगा वो यहाँ पे आपका बी जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है मेनली उसका शमन नहीं कर पाएगा क्योंकि पित्त से मिलता जुलता जो गुण है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो जो है वृद्धि का, पित्त के वृद्धि का कारण बन जाएगा। तो पित्त से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं वो अप्लाइड एस्पेक्ट में इस तरह से आते हैं, जो आपको ऐसी ही अप्रोच रखनी चाहिए आपकी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि वानस्पत्य अर्थात। तो अपन देखते हैं ना, उद्भिद द्रव्य के 4 भेद होते हैं, वानस्पत्य, वानस्पति, विरुद्ध और औषधि। वानस्पत्य अपत्य इसके अंतर्गत दोनों चीजें आती हैं। फले पुष्पे अपि को वानस्पत्य बोला जाता है। औषधि जो होती है वो फल पाकांता, फल पाक होती है। इसके अंतर्गत गेहूं वगैरह जो आपके सीरियस आते हैं। फले इसको वनस्पति बोला जाता है जिसमें वर्ड गुलर एक्सेट्रा, जिसमें डायरेक्ट फल लगते हैं, उसमें पुष्प जो है दिखाई नहीं देता है। और प्रताने स्मृतः विरुद्ध मतलब जिसमें बेल स्ट्रक्चर जो है वो सारे आते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में पूछा गया है बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई क्या होता है। तो आजकल जितने लोग भी जिम जाते हैं उनको बीएमआई बहुत अच्छे से पता होता है, उसको मेंटेन करना होता है। तो बीएमआई क्या करते हैं, आपका जो भी वेट होता है उसको किलोग्राम में लेते हैं, मतलब किलोग्राम में डिवाइड कर देते हैं वेट को हाइट के स्क्वायर से, और जो हाइट ली जाती है वो ले जाती है मीटर के अंदर। तो बीएमआई क्या है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन है आपका ए वाला वो आपका सबसे ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन लाइफ एन्युएटेड वैक्सीन नहीं है। तो जो आपका लाइफ एन्युएटेड जो आपका वैक्सीन है उसके अंतर्गत आईपीवी यानी कि आपका इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है वो इसके अंतर्गत फॉल नहीं करती है। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए व्हाट इज लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन एक्चुअली में होती क्या है, ये जो होती है वायरुलेंट पैथोजन को थोड़ा सा रिड्यूस करके बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो पैथोजन होता है वो वायरल तो होता है बट लेस वायरुलेंट होता है। तो इसके लिए इसको याद करने का तरीका क्या है कि इसके अंतर्गत कौन सी वैक्सीन फॉल करती है या कौन से जो ऑप्शन है वो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको देखो, एक ट्रिक से याद रखो, रो इज माई बेस्ट प्लेस टू गो। रोम इज माई बेस्ट प्लेस टू गो, ठीक है। तो इस ट्रिक से हम जो है लाइफ एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन है उसको अपन जो है देखेंगे। तो आर से आपको याद रहेगा रूबेला, ओ से आपको याद रखना है ओपीवी की वैक्सीन, तो इसको जो है सेटिंग वैक्सीन भी बोला जाता है, ठीक है। एम से आपको याद रखना है मिजल्स की वैक्सीन। यहाँ पे ऑप्शन में देखो आपका मिजल्स आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ओपीवी आ गया तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ई से आपका होता है एपिडेमिक टाइपस जो वैक्सीन होती है वो होती है। फिर आई से आपको ध्यान रखना है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। एम से आपको ध्यान रखना है मम्स की वैक्सीन।
वाई से आपको ध्यान रखना है येलो फीवर की वैक्सीन, बी से आपको ध्यान रखना है बीसीजी की वैक्सीन, पी से आपको ध्यान रखना है प्लेग की वैक्सीन, टी से आपको ध्यान रखना है टाइफाइड की वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ओपीवी हो गया, मिजल्स हो गया, बीसीजी हो गया, ये सारे आपको जो है ये तो आपके लाइफ एन्यूएटेड वैक्सीन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं करके पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका आईपीवी जो है मेनली नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि कौन से हैं, तो इनके अलावा और जो चीज़ नहीं होगा वो क्या आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने ये सारे आपको जो है ट्रिक के फॉर्म में प्लॉट करके समझा दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है घृणा कृष्णा अरुणा श्रृंगी। तो कई बार आपने अगर प्रीवियस ईयर का पेपर अभी सुना भी होगा तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज दिस? तो बाल चतुर्भद्र, जिसको ये छौद्र के साथ में दिया जाता है, जो शिशु के अंतर्गत ज्वर, कास, श्वास, अतिसार वमन का हरण करने वाला होता है। दिस इज बाल चतुर्भद्र। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है निम्न में से कौन सा गुल्म रोग का अधिष्ठान है। तो आप लोगों ने गुल्म पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ आपका कोटेशन लिखा हुआ आता है, और नहीं भी लिखा हुआ आता है तो आपको पता है 5 स्थान आपके गुल्म के बताए गए हैं। कौन से? वस्ती, नाभि, हृदय और पार्श्व। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है? आपका हृदय दिखाई दे रहा है, तो हृदय आपका क्या है? गुल्म का स्थान है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखो 2 रिपीटेड क्वेश्चन हमने अभी देख लिए तुरंत लगातार। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता रहा करो, हैबिट डालो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि प्रमेय के संबंध में समक्रियत्वात्, विषमक्रियत्वात्, महाअनुतगेत, दोषावात क्रमशः होगा। देखो इसमें कई लोग क्या गलती करते हैं, तो सबको पता होता है कि कौन सा प्रमेय है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्रमशः पूछा गया था, और क्या है ऑप्शन टिक कर देते हो। तो जब भी क्रमशः लिखा जाए तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना उसके ऊपर। अब समक्रियत्वात् क्या होता है? जो कफ वाले होते हैं वो साध्य हो जाते हैं। विषम क्रियत्वात् मतलब जो थोड़ा सा जो पित्त वाला होता है, जिसे अपन क्या है कृच्छ साध्य की श्रेणी में रखते हैं, याप की कैटेगरी में मान सकते हैं। महा अत्यय वाच्य जो होता है, जो असाध्य होते हैं, वो वात वाले होते हैं। तो कफ, पित्त और वात, ये पहला जो आंसर है वो आपका सही जाता है। तो जब भी ऑप्शन में आपको क्रमशः दिखाई दे तो स्पेशल ध्यान देना उसके ऊपर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि अष्टांग हृदय के अनुसार सशूल प्रवाहिका में बाल बिल्ब योग का अनुपान है, सॉरी आपका अनुपात क्या है? नहीं, मैंने पहले सही बोला था, इंग्लिश जो है वो देखो आप अनुपान करके ही पूछा गया है। ठीक है, क्या अनुपान है करके। तो क्या अनुपान अपन प्रयोग करेंगे? तो गुड़ और तेल के अनुपान जो है मेनली बाल बिल्ब योग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 9/35 इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपका बोला गया है गंभीर पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक एसिड हाइपर स्त्राव और गैस वीटा आइलेट सेल्स ट्यूमर के त्रय के साथ प्रस्तुत एक केस के संभावित निदान क्या होंगे? तो यहाँ पे आपका निदान पूछा गया है, तो इसका जो आंसर जाता है वो आपका जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है वो आपका आंसर जाता है। तो व्हाट इज जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम? तो ये जो है जो आपका जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो होता है वो एक रेयर कंडीशन होता है, बहुत कम मिलने वाला जो है कंडीशन होता है, ये बहुत रेयर मिलने वाला कंडीशन है। और इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा जो ट्यूमर है वो फॉर्मेशन हो जाता है उनका, कहाँ पे? पेनक्रियाज में या अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत। तो इसमें एक तो गैस्ट्रिनोमास रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, ये जो ट्यूमर्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिन हार्मोन को लार्ज अमाउंट में सिक्रेट करा देते हैं। तो उससे जब गैस्ट्रिन हार्मोन जब ज़्यादा निकलता है तो उससे जो एसिड है वो भी जो है ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाता है। तो क्या है, सीवियर पेप्टिक अल्सरेशन हो जाएगा, गैस्ट्रिक जो एसिड है उसका हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, और नॉन बीटा सेल ट्यूमर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो तीनों चीज इसके अंतर्गत फॉल करती है, तो दैट इज नोन इज जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आपका आंसर जाता है। एक प्रकार का गैस्ट्रिनोमा जो ट्यूमर है वो डेवलप हो जाता है। गैस्ट्रिनोमा क्या करता है, जो गैस्ट्रिन हार्मोन है उसके सिक्रेशन को बढ़ा देता है,
और ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन है वो एसिड को आपका इंक्रीज कर देते हैं। तो ये तीनों कंडीशन आपका यहाँ पे फॉल करती हैं, ठीक है। दैट इज जोलिंजियल एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि 1 मास तक शिलाजीत का सेवन गोमूत्र के साथ किए जाने का निर्देश किस व्याधि की चिकित्सा में किया गया है। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपका कुंभ कामला के अंतर्गत आचार्य जो सुश्रुत है उनका निर्देश है। तो ये आंसर इसका फॉल करते हैं। देखो इसमें प्रवाहिका तो होगा नहीं, क्योंकि प्रवाहिका में अगर शिलाजीत का भी अगर सेवन करोगे तो क्या है गोमूत्र क्या है, गोमूत्र के साथ में बोला गया ना, तो रेचन का काम करेगा। पहले से क्या है प्रवाहिका में मल प्रवाहित हो रहा है, गोमूत्र विरेचक है, ठीक है, तो कोई बेनिफिट तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर कैंसल होता है। ग्रहणी के अंतर्गत पहले से अग्निमांद्य होते हैं, तो उसमें भी अपन जो है शिलाजीत का सेवन नहीं करा सकते इस तरीके से। मेनली जो है तक्र वगैरह जो है ग्रहणी रोग में दी जाती है। देन बात करते हैं अर्श के विषय में। तो अर्श में भी तक्र वगैरह का ही इंडिकेशन है, तो इसमें आप जो है डिलीटिंग मेथड का भी, अगर आपको याद नहीं है तो डिलीटिंग मेथड का भी यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि चरक संहिता अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अपस्मार की चिकित्सा हेतु वर्णित किया गया है। तो लहसुन रसायन उन्होंने बताया है, साथ ही साथ क्या है तैल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये अपस्मार की चिकित्सा में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ज्वर मुक्त का नहीं है। तो उसके लिए एक छोटा सा जो है आप कोटेशन याद रखना कि लघुत्वम सीरम सिरासा स्वेदम मुखम पांडु पाकीच। इसका मतलब क्या है, जब भी ज्वर मुक्त हो रहा होता है तब मुंह में छाले हो जाते हैं, सिर में ना ईचिंग होने लग जाती है, क्योंकि क्या है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है इसलिए पेशेंट को, इसलिए शौथू बहुत ज़्यादा छींक आने लग जाती है और शरीर में लघुता आ जाती है और भोजन करने की इच्छा भी हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, मुखपाक होना लक्षण है, स्वेद होना लक्षण है, सिर में लघुता आना लक्षण है, ठीक है। क्लम यहाँ पे आपका लक्षण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ज्वर मुक्त का लक्षण नहीं है ये पूछा गया है, तो क्लम जो है वो आपके लक्षण में बताए नहीं गए, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, तो नहीं पे विशेष ध्यान देना, ठीक है। सिले मिस्टेक होते हैं जहाँ पे आपका ये पूछा गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कुष्ठ चिकित्सा पटोल मूल आदि योग द्वारा शोधन के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा पथ्य प्रयोग जानना चाहिए, मतलब कौन से जो पथ्य है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें आप चरक चिकित्सा के अंतर्गत देखोगे पटोल मूल आदि योग को शोधन के पश्चात उन्होंने पुराने शाल्योदन के साथ जांगल मांस रस के साथ प्रयोग करना लिख रखा है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि यदि वातिक गुल्म के रोगी में पित्त की अधिकता हो जाए, कि पित्त बढ़ रहा है, साथ ही साथ में क्या हो रहा है संताप उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से चिकित्सा विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो पित्त प्रीडोमिनेंट है, ठीक है, और एकदम से आप जो है घृतपान करा दोगे, तो पित्त प्रीडोमिनेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आपका अग्नि बढ़ी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो घृतपान है पहला ऑप्शन है वो आपका काम नहीं करेगा। फिर डी ऑप्शन देखो कि जो रक्त मोक्षण है, क्योंकि पूरे शरीर के अंतर्गत संताप है, तो यहाँ पे अपन रक्त मोक्षण स्पेसिफिक जगह में दोष होता है तब कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे संताप है तो पूर्ण शरीर में संताप है, तो यहाँ पे अपन रक्त मोक्षण भी नहीं करा पाएंगे। चरक ने स्पेशली आपका बोला है इसकी चिकित्सा के लिए कि मेनली स्नेह के साथ में अनुलोमन कराना है। तो इसका रीजन क्या है, वातिक गुल्म का रोगी है, वात से वो रोग उत्पन्न हुआ था, तो डायरेक्टली अगर विरेचन देंगे तो क्या होगा, वात जो है वो बढ़ जाएगा, तो विरेचन तो यहाँ पे आपका कैंसल जाएगा ही जाएगा। रक्त मोक्षण भी आपका धातु का क्षय करेगा, ठीक है, तो वो भी आपका कैंसल हो गया। तो उनका जो कॉन्सेप्ट है स्नेह के साथ में अनुलोमन दीजिए, तो स्नेह जो है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मेनली वात को बढ़ने नहीं देगा, और अनुलोमन जो है वो मेनली क्या करते हैं, पित्त का नाश कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से मेनली यहाँ पे आपका बताया गया है स्नेह के साथ में अनुलोमन, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि आयुर्वेद मतानुसार निम्नलिखित किस उपद्रव के उपस्थित होने पर उदर रोगी अचिकित्सकीय माना गया है। तो उदर चिकित्सा में आपका जो है साफ साफ ये लाइन लिखा हुआ वो आपका आता है। तो यहाँ पे आपका बोला गया शूलक्षम यानी कि आंखों के ऊपर स्वेलिंग आ रही है, कुटिल उपस्तंभ हो रहा है, अक्लीन त्वचा रह रही है,
अक्लीन तनु त्वचा रह रही है, बल, शोणित, मांस, अग्नि, इन सब का जो है क्षय हो रहा है, तो उस पेशेंट को वर्जित कर देना चाहिए। साथ ही साथ में शोथ सभी मर्मों में उपस्थित हो, श्वास हो जाए, हिक्का हो जाए, अरुचि, तृष्णा, मूर्छा, छर्दी, अतिसार, ये सभी चीज़ें होती हैं, तो उस उदर रोग की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आपका श्वास आंसर जाता है, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है, सीधा क्वेश्चन आया वहाँ से यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि विरेचन तथा उपवास निम्नलिखित में से किसके चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो आपका जो है विरेचन और उपवास दोनों एक साथ जो आपका मांस मेदगत ज्वर है उसकी चिकित्सा के लिए डायरेक्टली बताया गया है। तो ये जो है सीधा जो ज्वर चिकित्सा है उससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि सुश्रुत के अनुसार कृमि संभव यह किस कुष्ठ का लक्षण है। तो कृमि संभव, ठीक है। तो ये आपका जो लाइन दिखाई दे रहा है कौन सा, जो आपका देखो जो 26 नंबर का जो लाइन है वो कि नासा भंगो सिरागश छते च कृमि संभवा किसके अंतर्गत है, अस्थि मज्जा आश्रित जो आपका कृमि है, सॉरी जो कुष्ठ है उसके लक्षणों के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो कृमि की जो उत्पत्ति आचार्य सुश्रुत ने एक्सप्लेन की है वो अस्थि मज्जा आश्रित कुष्ठ में करी है। देखो इन्होंने शुरू में जो त्वचा के अंतर्गत आश्रित है उसके अंतर्गत क्या बताया है, स्पर्श की हानि हो जाना, रुक्ष भाव होना, व्यवर्ण होना। फिर शोणित के अंतर्गत ये बता रहे हैं कि त्वक साफ, तो त्वक स्वाप करके जब लक्षण आता है तो शोणित आश्रित के अंतर्गत आपका आता है। फिर आपका वक्र शोष हो जाना, पीड़िका का उद्गम होना, तोद, स्फोट, ठीक है, इनका आना, ये किसके अंतर्गत आता है, मांस आश्रित के अंतर्गत आता है। दुर्गंधता तथा क्रीमस तथा ये जो लक्षण है मेद के अंतर्गत होता है, लेकिन कृमि संभव जो आपका वर्ड आता है वो आपका अस्थि मज्जा आश्रित जो आपका कुष्ठ है उसके अंतर्गत आता है। साथ ही स्वर उपघात भी अस्थि मज्जा कुष्ठ के अंतर्गत जाता है। फिर जो कौर्ण्य जो लक्षण आता है इसके अंतर्गत आता है शत शरपति अंगा नाम, इसके अंतर्गत में फॉल करेगा, ठीक है। शुक्र स्थान गते लिंगम प्रागुप्तानी तथैव च, ठीक है। तो ये अपने को चीजों को समझना है कि कौन से कुष्ठ के अंतर्गत कौन से लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे लक्षण जो है आपके डाल दिए हैं, ठीक है, कि आगे पीछे अगर कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसका भी आप आंसर जो है पुट अप कर सको इसलिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डलहन के अनुसार मृत स्नेह का अर्थ क्या होता है। मृत स्नेह का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा चिकना होना, पिछिलता लिए हुए होना। पिछिल जो है वो मेनली इसका अर्थ करते हैं। तो मृतस्न आप जानते हो कफ का गुण होता है हल्का सा पिछिलता, तो इसको आप कैसे करके डिलीटिंग मेथड से सॉल्व किया जा सकता था। मृतस्न जो है कफ का गुण होता है ये आप समझ सकते हो, ठीक है, लाइन में कहीं देखे होगे तो यहाँ पे आपका रुक्ष तो आपका कफ का गुण नहीं होता, तो यहाँ पे आपका कैंसल हो जाता है। मृतस्न जो है मधुर नहीं होता, मेनली टेक्सचर से रिलेट करता है, तो मधुर भी यहाँ पे आपका आंसर जो है वो खत्म हो जाता है। शीतलता को भी अपन इसके अंतर्गत रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। पिछिलता मेनली जो है आपका मृतस्न कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर गया। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि यदि किसी व्यक्ति में पिपासा, परिदह एवं अम्लोद्र का लक्षण दिखाई देता है तो उसमें दोषों की स्थिति क्या होती है। तो ये जो है पित्त प्रकोप का लक्षण है। तो यहाँ पे आप जो है 2020 का जो पेपर मैंने अभी तक अपलोड किया है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, उसमें मैंने पूरे आपके दोषों के 6 प्रकोप, प्रसर, ये तीनों अवस्थाओं को विथ टेबल के साथ में एक्सप्लेन किया था, तो वो चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पित्त प्रकोप का ये लक्षण है, ठीक है। और जिन लोगों को रिवाइज करना है वो 2020 का पेपर आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन से ये उठा हुआ है। प्रकोप अवस्था के अंतर्गत ये जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलता है। तो प्रकोप में क्या होता है, जो दोष है वो ऊपर की ओर जाने लगता है। तो ओष, शोष, पिपासा, परिदह, अम्ल का उद्गार, ये सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पित्त प्रकोप इसका आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वात प्रवृत्ति प्रयत्नो बल वर्णादि कर्म छ किसके कर्म थे, उदान वायु के कर्म थे। उदान वायु क्या करती है, ऊर्ध्वम उपैति, ऊपर की ओर लेके आती है चीजों को,
तो ऊपर की तरफ क्या है, जब हम बोलते हैं तो ये जो आपका बोलने का जो काम होता है, ऊपर की ओर चीजों को लाने का काम होता है, वो किसका काम होता है, उदान वायु का। तो उदान वायु यहाँ पे आपका आंसर जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए उत्तरदायी होता है। दोष जो है अपने जो शाखा से कोष्ठ में आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, वृद्धि से। जैसे हम जो है वृद्धि कराते हैं, आप स्नेहपान करा रहे हो तो उसकी वृद्धि हो जाती है। विषंदन करने से, पाक करने से, स्रोतों का मुख विशोधन करने से जो दोष जो है वो शाखा से मुक्त होकर के कहाँ पे आ जाते हैं, आपके कोष्ठ में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पाक ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर जाएगा। फिर एक और देख लो, अगर क्या है आपका शाखा से कोष्ठ में कैसे जाते हैं, सॉरी कोष्ठ से शाखा में कैसे जाते हैं, उसको भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो व्यायाम से, उष्ण तीक्ष्ण इस तरह के भोजन करने से, और क्या है अहित आचरण करने की वजह से दोष जो है वो जो है कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं। ठीक है, तो जो भी चिकित्सक की चीजें आती हैं वो कोष्ठ में लेके आती हैं, अपथ्य जो चीजें आती हैं वो शाखा में ले जाती हैं। ये दोनों कोटेशन आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए, तो आप जो आंसर है उसे बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है, चरक संहिता के अनुसार मेदो वह स्रोतस का मूल क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है वो अगर आप ध्यान दोगे तो 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है, 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है, 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है, तीनों ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। स्रोतस से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। 2021 में क्या है, अस्थि व स्रोतस का मिलान करो ऐसा करके क्वेश्चन आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्रोतस के मूल क्या क्या है। तो जो सभी स्रोतस हैं उनका जो मूल है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राण महा जो स्रोतस है उसके मूल के विषय में। तो प्राण महा स्रोतस में क्या है, HM मूल होते हैं, मतलब हृदय और महास्रोतस। तो HM किसने माने हैं, आचार्य चरक ने माने हैं। ठीक है, और आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने HR माना है प्राण महास्रोतस का, मतलब हृदय और रसवाही धमनियां, ये आचार्य सुश्रुत ने माने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्रोतस आता है दैट इज उदकवाही स्रोतस। तो उदक के तलाश में रहते हैं, मतलब ताक में रहते हैं पक्षी, तो तालु और क्लोन ये दोनों जो है आपके उदकवाह स्रोतस के मूल हैं, और दोनों का आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार सेम ही जाता है। फिर आते हैं अन्नवाही स्रोतस। अन्नवाह जो स्रोतस है उसका मूल होता है अमाशय, क्योंकि अमाशय में जाता है अन्न, और साथ ही साथ में वाम पार्श्व, यानी कि अमाशय और वाम पार्श्व को आचार्य चरक ने अन्नवाह स्रोतस का मूल माना है। और सुश्रुत ने क्या किया है, तो अमाशय तो उन्होंने बोला ही है, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने अन्नवाही धमनियां भी बोल दिया है, बस इतना सा चेंज है। ठीक है, फिर आते हैं अपन लोग रसवाह स्रोतस पे। तो HD को देखने में, यानी कि HD प्रिंट देखने में आपको क्या है, रस आता है, ऐसा करके आपको ध्यान रखना है। तो H से आपका हृदय और D से आपका 10 मूल धमनियां, ये क्या है, रसवाह स्रोतस का मूल है। सुश्रुत में अगेन HR आता है, तो हृदय और रसवाही धमनियां ये आचार्य सुश्रुत ने रसवाह स्रोतस के मूल में एक्सप्लेन किए हैं। फिर आता है आपका रक्त को। तो वाय पी रक्त, क्यों पिए रक्त, वाय पी रक्त। तो वाय से आपका यकृत और पी से प्लीहा, ये क्या है आपका रक्तवाह स्रोतस का मूल है। ठीक है, तो ये दोनों का जो है सिमिलर है चरक और सुश्रुत का। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं मांसवाह स्रोतस। तो मांस का TS काट के खाते हैं, तो T से त्वचा और S से स्नायु। तो जो त्वचा है, ठीक है, स्नायु, ये दोनों ने माना है। साथ ही साथ सुश्रुत ने क्या है आपका रक्तवाही धमनियों को ऐड ऑन कर दिया है। फिर नेक्स्ट आते हैं मेदोवाही स्रोतस पे। मेदोवाह के लिए है आचार्य चरक ने VV माना है, तो वृक और वपावहन ये आचार्य चरक ने माना है, और आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है VK कर दिया है। ठीक है, तो मेदोवाह स्रोतस के मूल में वृक और कटी बताया है आचार्य सुश्रुत ने। फिर आते हैं अस्थिवाही स्रोतस पे। तो मेज पे अस्थियां रखते हैं, तो मेज से आपको मेद और जघन ये आपको ध्यान में रखना है, वो क्या आपका अस्थिवाही स्रोतस का मूल है। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। इसके बाद में आते हैं मज्जावाही स्रोतस पे। तो अंश पे मज्जा, तो अस्थि व संधि जो है वो आपका मज्जावाही स्रोतस के मूल माने जाते हैं। अगेन सुश्रुत इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं इसके शुक्रवाही स्रोतस के ऊपर। शुक्रवाह स्रोतस का मूल जो है वृषण और शेफ जो है वो आचार्य चरक बताते हैं। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जो शुक्रवाह स्रोतस होता है वो वृषण और शेफ से आपका रिलेट करता है।
और सुश्रुत ने क्या कर दिया है, उन्होंने वृषण के साथ साथ स्तन को बताया है, ठीक है, उन्होंने शेप को नहीं बताया है शुक्रवा स्रोतस के मूल में। फिर नेक्स्ट इज मूत्रवाही स्रोतस को अपन देखते हैं। इसके लिए बीवी यानी कि वस्ती और वक्षण ये आचार्य चरक मानते हैं, जबकि BM यानी कि वस्ती और मेद, तो मेद को आपका मूत्रवाही स्रोतस का मूल बताया है आचार्य सुश्रुत ने। फिर नेक्स्ट वन इज स्वेदवाही स्रोतस। तो जब आप मेला घूमने जाते हो तो क्या है, पसीना आता है, तो मेलों से आपको याद रखना है मेद एंड लोमकूप, इसको क्या है आचार्य चरक ने स्वेदवाही स्रोतस का मूल माना है और आचार्य सुश्रुत ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर आते हैं पुरुषवाही स्रोतस पे। तो पुरुष को PG से ध्यान रखना, तो पक्वाशय और आपका गुदा ये आपका मूल बताया गया है चरक और सुश्रुत दोनों के द्वारा पुरुषवाही स्रोतस के मूल में, ठीक है। फिर आर्तवाही जो स्रोतस है उसका स्रोतस के अंतर्गत अपन वर्णन नहीं करते हैं, चरक जो है उसका एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सुश्रुत इसको बता देते हैं। गर्भाशय और आर्तवाही धमनियों को आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है आर्तवाही स्रोतस का मूल माना है। तो ये सारे मूल जो है आपके स्रोतस के मैंने वापस से आप लोग को एक बार डिस्कस करा दिए। तो मल्टीपल टाइम ये जो क्वेश्चन है वो आपका रिपीट हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 2018 का मेन एग्जाम का जो फर्स्ट स्लॉट है वो अपन यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट स्लॉट में आपका जो जितने बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, उसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।